नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज करते हैं गाजियाबाद से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां गाजियाबाद में सुरक्षित नहीं है आरएसएस के कार्यकर्ता। जहां आरएसएस के कार्यकर्ताओं की ओर से पद संचालन निकालना भी अपराध बन गया है। जहां आरएलडी के गुंडों ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई की है, तो वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि जिस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गाजियाबाद में मौजूद थे, बड़े कार्यक्रम हो रहे थे और उसी वक्त आरएसएस के कार्यकर्ताओं की पिटाई हो रही थी। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गाजियाबाद में उस वक्त मौजूद थे। तो वहीं गाजियाबाद के पांचों विधायक थाना कविनगर पहुंचे, तब जाकर हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। अभी तक गाजियाबाद के आरएसएस कार्यकर्ताओं को इंसाफ नहीं मिल पाया है। न्याय की मांग करते हुए कविनगर थाने का आरएसएस कार्यकर्ताओं के अलावा बीजेपी नेताओं ने घेराव कर रखा है। बीजेपी के अलावा आरएलडी कार्यकर्ता भी थाने पर मौजूद हैं। फिलहाल अभी कोई भी हल नहीं निकल पाया है और वो वीडियो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये मारपीट हुई है। आरएसएस कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई है और बताया जा रहा है कि रास्ते को लेकर विवाद हो रहा था कि पद यात्रा यहां से ना निकाली जाए, लेकिन ये विवाद इतना बढ़ गया कि देखिए आरएसएस के कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी गई आरएलडी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। फिलहाल इस विवाद का देखिए हल नहीं निकल पाया है और थाने पहुंचे हैं दोनों ही पक्ष अपनी दलीलें सुनने के लिए कह रहे हैं, लेकिन पुलिस पर ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया आरएसएस के कार्यकर्ताओं के बार बार कहने के बाद, और उसके बावजूद अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। दोनों ही पक्ष थाने में मौजूद हैं, घेराव किया जा रहा है, बीजेपी नेता भी घेराव कर रहे हैं, तो वहीं आरएलडी के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं और वो भी अपना पक्ष दायर करने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए ये सब तब हो रहा था जब प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के बड़े कार्यक्रम थे और वो गाजियाबाद में ही मौजूद थे। तो आखिर ये विवाद किस तरीके से मारपीट तक पहुंचा और इस तरीके से मारपीट क्यों की गई, महज एक पद यात्रा को लेकर, ये समझ से परे है। और इसी को लेकर देखिए थाने में बात पहुंची है। पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया जाता है, क्योंकि बड़े आरोप पुलिस पर भी लग रहे हैं कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास कर रही है और कम धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया है। इस बात का भी आरोप लग रहा है इस पूरे ही मामले पर। और देखिए किस कदर ये मारपीट हो रही है, ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से पिटाई की जा रही है आरएसएस के कार्यकर्ताओं की, जो पद संचालन कर रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे। और इसी दौरान मार्ग को लेकर बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद खड़ा हुआ और इस विवाद में आरएलडी की तरफ से जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी और इस कदर हाथापाई की कि आरएसएस के कार्यकर्ता जो हैं घायल भी हुए हैं और थाने पर पहुंचे हैं। अब वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस ने भी गंभीरता से इस पूरे मामले को नहीं लिया है और पुलिस ने कम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तो बड़े सवाल इस पूरे मामले से खड़े हो रहे हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादराम, क्या जानकारी? देखिए मामला सुलट नहीं पा रहा है, विवाद मार्ग को लेकर खड़ा हुआ पद यात्रा के दौरान और बात हाथापाई तक पहुंच गई। जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मामला है वो करीब दिन में शुरू हुआ, जिस समय आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे वो पद यात्रा निकाल रहे थे और उसी समय आरएलडी के जो कार्यकर्ता थे उनसे उनकी भिड़ंत हो गई। मैं बता दूं कि जिस समय ये पूरा हादसा हुआ और जिस समय कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई, उस समय जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष जो भूपेंद्र चौधरी और तमाम जो बड़े नेता थे वो यहाँ पर मौजूद थे और जो मन की बात है प्रधानमंत्री मोदी के, उनकी जो कार्यक्रम था वो चल रहा था। मैं बता दूं कि जितना भी जो हाथापाई हुई है उसमें कई आरएसएस कार्यकर्ता घायल भी हुए थे और इसी बात को लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो थाने पर जमा हुए और थाने पर जमा होने के बाद उन्होंने काफी हंगामा भी किया। लेकिन जो पुलिस है, ऐसा लगता है कि जो पुलिस है वो विपक्ष फ्रेंडली पुलिस हो गई है और लगातार जो आरएसएस कार्यकर्ता हैं वो जो हल्की धाराएं हैं उसमें
मुकदमा दर्ज करने की जो बात है वो लगातार कह रहे थे। हालांकि जो पुलिस है उसका दावा है कि जो मामले की जांच की जा रही है और साथ ही जो 3 लोग हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन जिस तरह से आरएसएस कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई और आरएलडी के जो नेता हैं अरविंद और साथ ही उनका जो भतीजा है देवेंद्र, उनके द्वारा मारपीट का आरोप है। और ऐसे में जिस तरह से पूरी घटना हुई और घटना के बाद जो पुलिस ने इस मामले में रुख अख्तियार किया वो कहीं ना कहीं निराश करने वाला है। और वो भी तब जब जो गाजियाबाद में जो जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो भूपेंद्र चौधरी हैं वो गाजियाबाद में थे। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बड़े सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी, यादराम, कि आखिर क्यों इस तरीके से इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, क्यों गंभीरता से नहीं लिया गया, ये हाथापाई तक बात ही नहीं पहुंचती अगर चीजें थोड़ी से मैनेज होकर चलती। और उसके बाद भी बताया जा रहा है कि कम धाराओं में ही मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, मैं बता दूं कि ये पूरा मामला रास्ता देने को लेकर के हुआ और इस घटने की जब शुरुआत हुई उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं उनसे काफी मारपीट की गई और उसके बाद जो विपक्ष ही कहा जाएगा कि इन्होंने काफी मारपीट के बाद जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उनको घायल कर दिया। शुरुआत में पुलिस इस मामले को हल्के तौर पर लेती रही और लगातार इस मामले में टाल मटोल का जो रवैया है वो अपनाती रही। लेकिन जैसे जैसे दिन बीता वैसे वैसे जो कार्यकर्ता हैं और जो बीजेपी के नेता हैं उनका जमावड़ा थाने में शुरू हो गया। और इतना ही नहीं, जो विधायक हैं, 5 विधायक, मैं बता दूं कि उन्होंने एक कंबाइंड जो तहरीर है वो थाने में दी और उसके बाद पुलिस इस मामले में हरकत में आई। और उसके बाद अब वो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की बात भी कर रही है और साथ ही जो 3 लोग हैं उनको हिरासत में लेने की बात भी कर रही है। लेकिन सवाल वही है कि शुरू में जो पुलिस ने उसने जो रवैया है वो क्यों अपनाया, और साथ ही जो एक तरीके से पुलिस का आमतौर पर जो एक रवैया होता है हर मामले को लेकर वो इस मामले में भी देखने को मिला। हालांकि मामला हाई प्रोफाइल था और सभी की निगाहें इस पूरे मामले पर थी, लेकिन पुलिस ने अपना वही रूटीन का जो रवैया है वो इस मामले में अपनाया और नतीजा ये रहा कि कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर आए और हंगामा किया और जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं यानी कि दूसरा जो पक्ष है उसको लेकर के लगातार बातचीत करते रहे, लेकिन किसी प्रकार का कोई हल नहीं निकला। फिलहाल जो पुलिस है वो जांच की बात कर रही है और उनका दावा है कि 3 जो लोग हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन इस मामले में पुलिस क्या जांच करती है और किस तरह की आगे की कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल यादराम, अभी की क्या स्थिति थाने पर बनी हुई है, क्योंकि बताया जा रहा था कि बीजेपी नेताओं की तरफ से आरएसएस कार्यकर्ताओं की तरफ से भी घेराव किया गया है थाने का, अभी वहां की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, थाने का जरूर घेराव किया गया है और जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस बात को लेकर पुलिस से मांग कर रहे थे कि जिस तरह की घटना हुई है कम से कम उस तरह से तो जो एफआईआर है वो दर्ज करनी चाहिए थी। और लगातार बात यहाँ विपक्ष की भी नहीं है, एक अगर आम लोग भी हैं या गुंडा तत्व भी हैं, सामाजिक तत्व भी हैं, अगर उन्होंने भी इस तरह की अगर कोई घटना की है या कोई हरकत की है तो निश्चित तौर पर उनको सजा मिलनी चाहिए और जो समुचित धाराएं हैं उनमें जो मुकदमा है वो दर्ज करना चाहिए। लेकिन पुलिस, जैसा कि जो कार्यकर्ता है वो आरोप लगा रहे हैं कि शुरू से ही इस मामले में ढुलमुल रवैया अपनाती रही और इस रवैये के बाद ये हुआ कि जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं आरएसएस के, चाहे बीजेपी के, वो यहाँ पर मौजूद रहे। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। ठीक है यादराम, आप देखिए बने रहिए हमारे साथ नंदकिशोर गुर्जर भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के विधायक। बहुत स्वागत आपका नंदकिशोर जी। देखिए किस तरीके से आरएसएस कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई, छोटा सा ये विवाद हुआ था, तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ आपका कहना है इस पर? देखिए, जिस तरह से आरएलडी के कार्यकर्ता क्या कहेंगे, उन्हें राजनीतिक पार्टी के लोग इस तरह की गुंडागर्दी अगर करेंगे तो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और इसमें बहुत सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन ये बहुत दुखद है कि अब जिस तरह से ये एक माहौल जो बना है और वो कई जगह घटनाएं देखने को मिली है तो ये कोई बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है जी। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल। और नंदकिशोर जी, ये भी आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, पुलिस इतना गंभीरता से नहीं लिया है, ये तो प्रकरण पता चलेगा। लेकिन जो सही है और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ भी जो राष्ट्र के लिए दिन रात काम करते हैं, जो केवल सिपाही भाव से काम करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, गरीब के लिए, जो जिस तरह कोरोना में सेवा की गई और जो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, हर फील्ड में जो कार्यकर्ता स्वयंसेवक काम करते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के, तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी और बहुत सख्त कार्रवाई होगी।
और नई कार्रवाई होगी तो फिर कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। यहाँ कोई गाजियाबाद के अंदर इस तरह का कोई कमजोरी नहीं है। बिल्कुल। और अभी भी देखिए थाने पर किस तरीके से ये कहा जा रहा है आरएलडी की तरफ से भी कि वो भी उनके भी पक्ष सुना जाए। कहा जा रहा है कि मार्ग को लेकर विवाद हुआ पद यात्रा के, और इसके चलते ये हाथापाई शुरू हुई। नहीं, ये जो बताया ना हमने, जो माहौल है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन इस बात का बहुत गुस्सा है जी। और यह कानून हाथ में किस तरह से लिया है, मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अगर कोई पुलिस वाले इसमें इस तरह की हरकत कर रहे हैं और वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे जो इस तरह से हमला कर दे रहे हैं, कानून को कानून नहीं समझ रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई अगर पुलिस नहीं करती है तो ऐसा नहीं है कोई अधिकारी बचेगा नहीं है। कोई इतना ताकतवर अधिकारी नहीं है कि जो कानून के साथ खिलवाड़ कर सके। बिल्कुल। देखिए कानून हाथ में लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है, और अगर ये पूरा मामला इसकी सत्यता के आधार पर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका खास हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ने के लिए। यादराम, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लगातार नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 98वीं जन्म जयंती है, जिसे बीजेपी गुड गवर्नेंस डे के रूप में पूरे देश में मना रही है। पीएम मोदी सुबह पूर्व पीएम की समाधि सदैव अटल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य मंत्री और नेताओं ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव अटल पर श्रद्धांजलि दी। समाधि स्थल पर ही आयोजित प्रार्थना सभा में अनूप जलोटा ने अटल जी के पसंदीदा भजन भी गाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 96वें संस्करण को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत में भारत की प्रगति पर बात की। साथ ही G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी मिलने पर गर्व जताया। पीएम मोदी ने आगे कहा, साल 2022 में देश के लोगों का सामर्थ्य, उनका सहयोग, उनका संकल्प, उनकी सफलता का विस्तार इतना ज्यादा रहा कि मन की बात में सभी को समेटना मुश्किल होगा। 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृत काल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किए। वर्ष अमृत काल का प्रारंभ में देश के लोगों का सामर्थ्य, उनका सहयोग, उनकी सफलता का विस्तार इतना ज्यादा रहा कि मन की बात में सभी को समेटना मुश्किल होगा। 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृत काल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। 2022 की विभिन्न सफलताओं ने आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशेष स्थान बनाया है। 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना। 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। 2022 यानी भारत द्वारा निर्यात का $400 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर जाना। 2022 यानी देश के जन जन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अपनाना, जी कर दिखाना। 2022 यानी भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का स्वागत। 2022 यानी स्पेस, ड्रोन और डिफेंस सेक्टर में भारत का परचम। 2022 यानी हर क्षेत्र में भारत का दमखम। खेल के मैदान में भी, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो या हमारी महिला हॉकी टीम की जीत, हमारे युवाओं ने जबरदस्त सामर्थ्य दिखाया। साथियों, इन सब के साथ ही साल 2022 एक और कारण से हमेशा याद किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद सीएम योगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का ऋषि तुल्य जीवन सभी राष्ट्र भक्तों के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने जो मानक सरदेव अटल जी ने रखे थे, चाहे वह गरीब कल्याण के हो, शासन प्रशासन की व्यवस्था की शुचिता और पारदर्शिता को लेकर के हो, या भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से भारत को परमाणु संपन्न बनाने और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बननी चाहिए, 6 वर्ष के अपने यशस्वी कार्यकाल के दौरान सरदेव अटल जी ने इस देश के सामने उन मानकों को प्रभावी ढंग से रख करके भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया था। शासन की व्यवस्था का संवेदनशील होना यह सुशासन का ही लक्षण है। एक गरीब की सुनवाई, लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्शों का पालन करते हुए बिना भेदभाव के उसको शासन की सुविधा का लाभ मिल जाना, हर गरीब को मकान मिल जाना, हर गरीब के घर में शौचालय बन जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, कोरोना कालखंड में हर गरीब को फ्री में राशन की सौगात उपलब्ध हो जाना, ये सभी उस सुशासन के लक्षण हैं। स्पेनिश फ्लू आया था, बीमारी से गांव के गांव साफ हो गए थे, दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों की मौत हुई थी, और बीमारी से जितनी मौतें नहीं हुई उससे कई गुना मौतें भूख से हुई थी। लेकिन कोरोना जैसी महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता और सुशासन का ही परिणाम है, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश को नेतृत्व दे रहे थे। पहली बार हुआ कि बीमारी के 9 महीने के अंदर बीमारी का वैक्सीन आ गया। पहली बार हुआ जब देश के अंदर 135 करोड़ लोगों के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और वैक्सीन एक नहीं 2 वैक्सीन तो मात्र 9 महीने के अंदर आ गई। पहली बार हुआ कि बीमारी के दौरान, महामारी के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन की सौगात मिली। यह सरकार की संवेदनशीलता का ही परिणाम है। और भाइयों बहनों, उस संवेदनशीलता के प्रतीक पुरुष अगर कोई एक महामानव था तो महामानव सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनकी प्रेरणा से ये सभी कार्यक्रम डबल इंजन की सरकार आज प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अटल जी ने सदैव मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी, और यही कारण था कि एक सर्वमान्य नेता के रूप में दुनिया के अंदर और देश के अंदर उनकी स्वीकार्यता थी। हर व्यक्ति बड़े सम्मान और बड़ी श्रद्धा के साथ सरदेव अटल जी का स्मरण करता रहे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।